हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संदेश कुमार आज एकेडमिक प्लस पर आप लोग के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा ये होगा कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जैसे क्लास 12 वाले बोल रहे थे कि सर पहला चैप्टर तो आपका रिलेशन फंक्शन है, आपने 3D वेक्टर को पहले क्यों कवर करा। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं कि इजी टॉपिक्स को लास्ट तक जाते जाते थक जाते हैं, उसको इतने वेटेज नहीं देते हैं। अगर इसको बोर्ड के हिसाब से देखें हम लोग, मतलब 12th के बोर्ड के हिसाब से, तो इजी भी है, स्कोरिंग भी है, जिसका मार्क्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कितना मार्क्स का आता है। हर साल इसके 5-6 नंबर के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा को। 12th क्लास का है वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा का मीन्स हम लोग समझते हैं क्या होता है। उसके पहले साथ में पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर क्या होता है, वेक्टर उसके साथ अलजेब्रा। अलजेब्रा ऑलरेडी हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से 9, 10th, 11th, 12th में आ गए और इस अलजेब्रा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, इसमें क्या क्या है मैं देख के बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, जो ये पता है कि एकेडमिक पर सारी चीज़ें बेसिक बताई जाएगी, एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज, बेसिक, सम बेसिक इंफॉर्मेशन, सम बेसिक कंसेप्ट, एक एक चीज़ एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। फिर आपका ये थर्ड पॉइंट चलेगा, इसके अंदर टाइप ऑफ वेक्टर्स। क्या पहला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट, थर्ड पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर की बात हो गई। फिर इसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या दिया है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर। देन उसके बाद इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के अंदर ही एडिशन के बाद इसमें सारे ऑपरेटर्स होंगे, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, उसके भी साथ, किसके साथ, स्केलर के साथ, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर बाई स्केलर, बाई स्केलर। फिर इसके बाद अगर यहाँ तक नोट डाउन हो गया तो मैं ऊपर रफ कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट बताता हूँ, ये नोट डाउन करो। उसके बाद से अगला टॉपिक क्या होगा, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर 3D के अंदर। तो वेक्टर में बेसिकली इतना पॉइंट के बाद अगला पॉइंट अपना हम लोग नोट करें, क्या क्या पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं कि पहले ये पता हो जाए ना कि वेक्टर में क्या क्या है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ होती है तो ये पहले कंफर्म हो जाता है कि मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो जिससे उससे आराम हो जाता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ना है। देन इसके बाद क्या पढ़ेंगे उसको नोट डाउन करो, आपका इसमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टरों का प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट उसी को बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट उसी के अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद आई थिंक ये चैप्टर का अपना जो भी था मिसलिनियस होगा, एक्सरसाइज वगैरह, मतलब सारे पॉइंट्स के मैं बता दिया क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें क्या क्या दिया था मैं बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन दिया था, फिर तुम्हारा दिया था सम बेसिक कंसेप्ट दिया था, फिर टाइप ऑफ वेक्टर दिया था, एडिशन ऑफ वेक्टर दिया था, फिर इसी में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय स्केलर। फिर लास्ट टॉपिक जो अपना होगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसके अंदर होगा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा पार्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक एक करके हम पिकअप करते हैं सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहले आता है अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, इंट्रोडक्शन का मतलब ये चलेगा सर कि इंट्रोडक्शन में आपका पहला पॉइंट कि वेक्टर क्या है, अलजेब्रा क्या है, क्यों रखा गया इसका नाम वेक्टर अलजेब्रा। तो अब इस पे हम लोग बातचीत करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रो पार्ट में क्या क्या है, इंट्रो में सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर, वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर बेसिकली हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में फिजिक्स में भी इस चीज़ को पढ़ाया जाएगा कि वेक्टर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का मतलब विच क्वांटिटी हैव ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। ये तो अपनी एक किताबी लैंग्वेज हम लोगों ने बोल लिया कि जिस भी क्वांटिटी के पास
किसी भी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड है, अगर वेक्टर है, जैसे मैं 10 मीटर चल के आया पूर्व दिशा, ईस्ट में, वेस्ट में या नॉर्थ में, अगर डिसाइड हो गया अपना क्या वेक्टर में, अगर तुम्हारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों डिसाइड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो इसका डिफिनेशन अगर हम लिखने की बात करें कि वेक्टर का डिफिनेशन सर लिखवा दीजिए, कैसे कैसे लिखते हैं, तो फर्स्टली लिखेंगे हम लोग वेक्टर का डिफिनेशन, क्या होता है वेक्टर का डिफिनेशन, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। क्या लिखे थे वेक्टर का क्वांटिटी, लिखे आराम से, क्या कि अ वेक्टर क्वांटिटी that have magnitude as well as direction is called a vector। अभी हमने बताया एक लोकल लैंग्वेज में कि अगर हम कहीं भी परिमाण, हिंदी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड को बोलते हैं परिमाण, और डायरेक्शन का मतलब होता है वही चीज़ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये है डिफिनेशन प्रॉपर तरीके से अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि वेक्टर का ही नाम है, पहले चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर होता क्या चीज़ है। अगर किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन हो, उसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर। ये कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है इसको देख लेते हैं। हाउ टू डिनोटेड बाई वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाई मान लीजिए ए बी कोई है, ए बी कोई अपना वेक्टर है, उसको ऐसे एरो से दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए बी वेक्टर, ये चीज़ है। या इसको नॉर्मली हम ऐसे भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे गिव सम एग्जाम्पल, कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में क्या क्या है अपने पास वेक्टर के, कुछ एग्जाम्पल में अपने पास वेक्टर का हो सकता है, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट है, नेक्स्ट फोर्स है, फिर उसके बाद मोमेंटम है, आपका। इसके बाद बहुत सारा एक दो चीज़ें और लिख देते हैं। मोमेंटम हो गया आपका, मोमेंटम के बाद वेलोसिटी है। ये सब सारी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे जाके फिजिक्स में। फिजिक्स वाले टीचर तुमको पढ़ाएंगे क्या क्या है इसमें, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा एक्सेलरेशन, इसी का एग्जांपल है वेक्टर का ही एक्सेलरेशन, ऐसे ETC, बहुत सारे अभी और सारे हैं। तो ये रहा अपना वेक्टर की कहानी। अलजेब्रा का मतलब हम समझते हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं हमारा, जिसमें अभी जैसे लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, या बोथ होता है, नंबर और लेटर दोनों एक साथ होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंट्रो पार्ट में सबसे पहले क्या पढ़ा कि वेक्टर की कहानी क्या है, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर में कितने पार्ट्स होते हैं। तो वेक्टर 2 तरीके की, मतलब क्वांटिटी की बात करते हैं हम लोग, बेसिकली क्वांटिटी की बात करते हैं। तो क्वांटिटी में सीधे सीधे क्या आती है, 2 तरीके, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में बेसिकली इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर या ए बी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं, इसके सम एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है, आपका वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर की बातचीत करेंगे। स्केलर में क्या होता है, स्केलर की डिफिनेशन क्या होती है, स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर का क्या क्या आपका एग्जाम्पल्स होते हैं। और एक चीज़ इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता चलूँगा कि ये कैसे कैसे है। अच्छा, इसको किसने दिया, ये सारी चीज़ें इसमें ही डिस्कस कर लेंगे। एक हमारे मैथमेटिशियन थे, बहुत ही महान मैथमेटिशियन, आपका WR हेमल्टोस, जो 1805 में इनका मतलब जन्म हुआ था, और 1856 में ये इनकी डेथ हो गई थी। काफ़ी दिन तक नहीं रहे। इन्होंने इस वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था पहली बार जब अपने लाइफ में थे। तो इसके साथ साथ हम ये स्केलर की बात करेंगे। वेक्टर की कहानी ख़त्म होती है स्केलर के लेकर कि क्या होता है स्केलर आपका।
स्केलर क्वांटिटी में बेसिकली हम लोग साथ में जानते हैं कि ओनली वन, केवल मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो कि हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बोलते हैं 5 केजी चीनी दे दो, 2 केजी आटा दे दो या आलू दे दो। ये सब क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि केवल परिमाण, केवल वजन की बात की जाए, बाकी ये डायरेक्शन फिक्स नहीं होंगे, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड केवल जिसके पास होता है उसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखने की बात करें हम लोग तो क्या लिखेंगे, अ क्वांटिटी हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड, अ क्वांटिटी दैट हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड, only one मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी। इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई या इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by ये सिर्फ ए बी पे ऐसे डैश रहेगा या ए वेक्टर पर सिर्फ ऐसे रहेगा। इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, स्केलर का। और सम एग्जांपल्स की बात करें इसकी हम लोग तो इसके एग्जांपल्स होंगे आपके लेंथ। एग्जांपल की बात किया हम लोगों ने तो क्या हो गया, लेंथ है, सबसे पहले आपका लेंथ और आपका उसके बाद मास, देन उसके बाद आपका आता सेकंड, उसके बाद और बाकी सारे क्या क्या वॉल्यूम है आपका उसी में, ETC, बहुत सारे आगे। तो ये बेसिक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी दो पार्ट में होती है। अगर मैथमेटिकल देखें या फिजिकल भी देखते हैं हम लोग फिजिक्स में तो कि दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीन्स होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसके एग्जांपल थे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग वेक्टर AB या ए वेक्टर से। इसके बाद जैसे हमारा टॉपिक था उसके बाद हमारा टॉपिक था स्केलर की बात की। स्केलर में क्या किया, इसमें केवल ओनली वन मैग्नीट्यूड था, नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी। इसलिए इस तरीके से ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ऐसे, AB मैग्नीट्यूड है, फिर उसके बाद इसका एग्जांपल है लेंथ, मास, एरिया, स्पीड, वॉल्यूम, etc। देन उसके बाद अगला टॉपिक था, ये इंट्रोडक्शन पार्ट अपना हो गया। अलजेब्रा का जो भी मेन मेजर पार्ट था हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया। देन यहाँ से हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक क्या है कि सम बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, कि कब कैसे किस तरीके से हम लोग वेक्टर को दिखाते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। 12th के चैप्टर के हिसाब से अगर देखा जाए एनसीईआरटी के पॉइंट तो दिया है आपका सम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट। तो क्या क्या होगा इसमें ही देखते हैं। इसमें बेसिकली कुछ नहीं बताएगा, आपको ये पता चलेगा कि मान लो कि वेक्टर को कैसे अगर ऐसे कभी कभी कर दिया तो ये एरो लगने का मतलब ये है कि ये एक मतलब कि एक वेक्टर है, इसको डाउन में कर देगा तो क्या होगा। और किसी भी चीज़ को अगर A और B लिख के और ऐसे करके और इस पर ऐसे वेक्टर दिखा दे, ये तीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो ऊपर की तरफ अगर वेक्टर दिख रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ अगर नीचे की तरफ आपका वेक्टर आ रहा है तो नेगेटिव। और ये है आपका सिंबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट के अंदर आता है कि मेन हम लोग ये जान लें। फिर इसके बाद में आता है एक दो वर्ड और क्या, कि टर्मिनल पॉइंट क्या होता है और इनिशियल पॉइंट क्या होता है। तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि ए पॉइंट को क्या बोलते हैं और बी पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो ए पॉइंट को बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, ये हम सब जानते हैं कि जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ लाइन जाके ख़त्म हो जाती है जिस पॉइंट पे उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो कैसे फाइंड करते हैं, जब
दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का एंगल। सिद्धांशु तुमको पता है कैसे सॉल्व करते हैं इसको? कोई फार्मूला मेथड कुछ है? अब ये सब पूछना मत कि भैया सॉल्व कर रहे हैं, ये सब डेरिवेशन करके लाएंगे क्या? डेरिवेशन वगैरह तुम ढूंढते रहना, देखते रहना, एकदम की दो पॉइंट लेके चले जो तुम्हारा काम की चीज़ है। हालांकि डेरिवेशन इसका हो है एनसीईआरटी में, तुम लोग देख लेना। फिर मैं इसका डायरेक्ट आंसर फार्मूला लिखता हूँ कहाँ से कैसे निकालते हैं। व्हेन एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहाँ देख लो दो लाइंस कट किया हुआ है, उसके बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू एम, पता है सर, m1 प्लस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब कोई पूछेगा सर इसका डेरिवेशन, मैंने बड़े भाई बोल दिया एनसीईआरटी में गिवन है, जाके देख लेना। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो, एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, जाके देख लेना। सॉरी यहाँ माइनस हो गया, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ कंडीशन लिख लेना कि भैया यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, ये सब कॉमन चीज़ें तुमको पता होना चाहिए। m2 ये वाला जो पार्ट है ना, डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। इसको कॉपी करो, डेरिवेशन एनसीईआरटी में है। तो इसी पे एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसा? ये मीनिंग क्या था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। एक सॉल्व करो क्वेश्चन, इसमें छोटा सा है। if the angle between two lines, if the angle between two lines is pi by 4 and slope pi by 4 मुझे एंगल दिया हुआ है और स्लोप भी आई थिंक गिवन है, स्लोप ऑफ one of the lines is 1 by 2, to find the slope of other lines, find the slope of other line। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखा हुआ है? इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज pi by 4 and slope of one of the line is 1 by 2, find the slope of other line। मतलब दूसरी लाइन का स्लोप पता करना है हमको। अब किसको क्या पता है, किस एंगल पर डालें, कौन सा फॉर्मूला हम पुट करें, कैसे निकालें, ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉल्व करो इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने क्या सिर्फ देखा होगा, थोड़े देर पहले मैं बता रहा था, उसी में रखना है इसको। हमको अदर लाइन का स्लोप पता करना है। सुधांशु ये क्वेश्चन तेरे को बन पाएगा क्या तेरे से? बोलो। सुधांशु तेरे से क्वेश्चन ही बन जाएगा? बोल भाई। ओके कोशिश करो। एक पॉइंट और बताएंगे, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। और एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी का, अगर तुम लोग के पास बुक होगी तो भी ठीक है, नहीं होगा तो मैं उसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगा, सॉल्व कर लेना। कल डिस्कस करेंगे उसका। एक पॉइंट और बताएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी 10.1 एक्सरसाइज कि कम से कम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हर किसी को बनाना होगा। मैं फोटो खींच के भेज दूंगा जिसके पास बुक नहीं होगा। केमिस्ट्री का आज तुम लोग का 10 क्वेश्चन का डीपीपी अभी तो थोड़ी देर में दे रहा हूँ, आ गया मेरे पास। सर ने 10 क्वेश्चन का डीपीपी मुझे बना के सेंड किया, शायद मोल कंसेप्ट का है सारे क्वेश्चंस। आज उनका क्लास नहीं है, किसी वजह से कहीं है नहीं वो, इसलिए बोले कि सर आज आप एक ही क्लास रखवा लीजिए। वैसे भी कल संडे है। सुधांशु वैसे बहुत लोग हो नहीं, मुझे एक बार डिक्लेयर कर देना ग्रुप में कि कंप्यूटर का क्लास कल संडे को करना है कि नहीं करना है, ताकि वैसे मैं सर को गाइड करूंगा कि सर आप कंप्यूटर का क्लास 11th वाले बच्चे इतना है, उनका इस टाइमिंग पर 1 घंटा अपना जो भी है ले लीजिए। क्योंकि अभी इतने मेजर लोग हो नहीं,
बहुत कम लोगों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग को आवाज़ दिखा दिया जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई साहब। कैसे? फॉर्मूला सेम वही रहेगा, एंगल गिवन है, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू, वही चीज़ है यार, tan थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा ये मॉड में लगा के रखना, ये भी यहाँ मॉड में रहेगा, क्योंकि ताकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए, थीटा हमेशा पॉजिटिव में रखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट सॉल्व करो, कितना डिग्री दिया है? tan पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है? 45, पता है क्या? करके देखो, 180 में 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। और मान के चलो अपने को m1 पता है, m2 माइनस 1/2 1 प्लस 1 इंटू, अब यहाँ से बच्चा समझदार होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इक्वल्स टू, बहुत सारी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये तेरा हो जाएगा भैया m1/2। यहाँ से जो लोग को नहीं आया होगा आसान तरीके से सॉल्व करो, आंसर पाई जाओगे m2। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसी में रखना था, वैल्यू आ गया। नेक्स्ट इसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ इसको, जिन बच्चे ने नहीं किया यहाँ के बाद सॉल्व कर लेगा उसको, अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आती है तो। चलो नेक्स्ट कोलिनियर, ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा आज का, कि हाउ टू फाइंड इट, कि m1 m2 अगर पता होगा तो कैसे पता करेंगे वो कोलिनियर पॉइंट से। तो इसको रफ करते हुए बता रहे हैं। आज स्ट्रेट लाइन का स्लोप का पार्ट जो भी था ऑलमोस्ट मैं कोशिश किया हूँ कि फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल एनसीईआरटी, एकेडमिक का मतलब कि टोटल आपकी एक एक लाइन एनसीईआरटी का चलाएंगे, ठीक है? तो एनसीईआरटी में ये पॉइंट जितने भी, एक भी पॉइंट मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, सारे पॉइंट को एकदम ध्यान से पढ़ के और देख के चलो, इसलिए बुक को सामने रखा हूँ मैं, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। कोलिनियरिटी, और एक जो जहाँ जहाँ मुझे क्वेश्चन दिख रहा है कि बताना चाहिए वो बता भी रहे हैं साथ में। क्या लिखा हुआ है? कोलिनियर, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, ये अपना हेडिंग है, लास्ट टॉपिक है आज का, और इस पे क्वेश्चन करा लेंगे कैसा होता है कैसे क्या नहीं होता है। अच्छा कोलिनियर, कोलिनियर तो बहुत दिन से लोग चल रहे हैं, किसी को पता है कोलिनियर का मतलब क्या होता है? मेरे को 3 पॉइंट पता है सर, P1 P2 P3, ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ जाए ना तो उसी को क्या बोलते हैं? कोलिनियर। सर शायद सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है जरा बताना। एक बात बताओ, ये पॉइंट हमको पता होगा, ये भी पॉइंट पता होगा, और आई थिंक ये भी पॉइंट पता होगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ का एक स्लोप हो जाएगा अपना m1, छोटा छोटा में हो जाएगा नहीं बड़ा वाला m1, छोटा छोटा वाला m1, और ये हो जाएगा तुम्हारा m2। शायद तुम 10th में लाइन की कहानी सुना होगा, कोलिनियर लाइन की। तो क्या होता है? ए बी सी, ए से बी का डिस्टेंस d, ए से बी का डिस्टेंस d1 और बी से सी का डिस्टेंस d2। तो क्या होता है? d1 इक्वल्स टू d1 प्लस d2। ये होता है कि जब मुझे पता करना हो कि ये 3 पॉइंट जब गिवन हो तो कोलिनियरिटी कैसे पता करते हैं, अकॉर्डिंग टू 10th शायद ये चलता है, जानते हो क्या? कि 10th में ऐसे पता करते हैं। वही चीज जब 11th में आया तो वहां अब डिस्टेंस ना बोलकर क्या बोला कि m1 m2 हमको पता होगा, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी बंदे के दिमाग में आ रहा है तो बता सकता है, कैसे बताओगे कोलिनियरिटी? सुधांशु बताओ, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ ये भी है, ये भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपका 0 हो जाएगा तब भी होगा कोलिनियर। और एक कंसेप्ट ये भी होता है कि टोटल डिस्टेंस और छोटे छोटे पार्ट का डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए जोड़ने पे तो भी वो कोलिनियर हो जाएगा, ये 10th के हिसाब से। अब बताओ यहाँ स्लोप पता होगा तो कैसे करोगे?
जब स्लोप पता होगा तो कैसे करोगे? तो यहां कुछ नहीं चलता है, यहां सिंपली ये चलेगा क्या, m1 इक्वल्स टू m2। अगर m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा, मतलब यहां कहने का मतलब ये टुकड़े का सिंपल P1 से लेकर P1 P1 और P2 इक्वल्स टू P2 P1 P3 होगा, तो समझ लो कि इसका स्लोप इक्वल हो जाएगा, तो लाइन क्या हो जाएगी तुम्हारी, कोलिनियर हो जाएगा। मतलब तीनों पॉइंट वो कोलिनियर पे है। और शायद इससे पहले मैं एक और भी चीज़ बताया था कि जब, अच्छा वो तो अलग चीज़ था, वो अलग चीज़ ये था कि तुम बोलोगे कि सर अभी थोड़ा देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये L1 है, ये L2 है और ये M1 है, ये M2 है, वहाँ भी यही शायद चीज़ बोले थे आप, ये दोनों इक्वल होगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो सर वो लाइन से ये पॉइंट है, थोड़ा केयरफुली सुनना, इसलिए मुझे पता था कि तुम ये बोलोगे। थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि जब M1 इंटू M2 इक्वल होगा तो पैरेलल होगा। तो साहब ये लाइन है, ये पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि जब 3 पॉइंट लिखा भी है, 3 पॉइंट्स P1 P2 P3 गिवन होगा, तो उसके लिए कब होगा कोलिनियर, तो ये होगा कि M1 इंटू M2, मतलब इसका स्लोप दोनों के बीच का, इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। और यहाँ लाइन है, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, छापो इसको, एक एग्जाम्पल होते हैं, सॉल्व करो। छापने के बाद एक क्वेश्चन है सॉल्व करना। सॉल्व हो गया ये, मतलब ये कॉपी कर लिए, चलो सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम इस पे इसके बेस करते हैं। चलो भाई साहब देखो, क्वेश्चन दिया हुआ आपने को 3 पॉइंट्स पता है, एग्जांपल है 3 पॉइंट पता है, कौन कौन सा, देखो पॉइंट अपने को पता P H का के एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट Q x1 y1 एंड आपका R गिवन है x2 y2। लाई ऑन अ लाइन, लाई ऑन अ लाइन, लाई ऑन अ लाइन, सो दैट का मतलब प्रूफ करना आपने को क्या चीज, h माइनस x1 y2 माइनस y1 इक्वल्स टू k माइनस y1 इंटू x माइनस x2 माइनस x1, ये प्रूफ करना सर। चलिए अब ये कैसे प्रूफ करके लाएंगे, अब इसको सॉल्व करने का पता चलेगा। 3 पॉइंट पता आपने को, P है, H कमा के, Q है, X कमा Y एंड R है तुम्हारा ये x2 कमा y2, लाई ऑन ए लाइन, एक लाइन पे तीनों पॉइंट है, तो प्रूफ कीजिए h माइनस x1 y2 माइनस y1 इक्वल्स टू k माइनस y1 ब्रैकेट में x2 माइनस x1। इसको सॉल्व, इसको प्रूफ करो। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम आज का क्लास यही रोक लेंगे और एक्सरसाइज 10.1 अब कर सकते हैं हम लोग, होमवर्क में रहेगा, डीपीपी के तौर पर समझ लो इसको, और तुम उसके जितने भी डाउट्स होंगे वो कल डिस्कस करेंगे हम लोग। कल बोले तो मंडे तो छुट्टी रहेगी क्योंकि इधर 26 का इलेक्शन है, सीधा मंगलवार को। कल मुझे बस एक लड़का कोई मैसेज करेगा कि हम लोग को कंप्यूटर का क्लास करना है, वो इंट्रो देंगे, क्या देंगे, कैसे समझाएंगे क्लास में, क्योंकि आज मुझे उसको मॉर्निंग में कॉल किए कि क्या सर कंप्यूटर का क्लास लेना है नहीं लेना है, तो हम बताएंगे सर बच्चों के अकॉर्डिंग बता देंगे। तो तुम लोग जैसा बोलोगे उस हिसाब से टाइमिंग होगा, और टाइम टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हारा टाइम शाम को है, तो जिसमें तुम कंफर्ट जोन में जाना वही बताना। सुधांशु भाई साहब तेरे को टाइम देना सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूफ करना है। जब तीनों पॉइंट लाइक करता है एक ही पॉइंट पे, तो कुछ मत करना, एक ही काम करना, नहीं तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। कोलिनियरिटी की कहानी लगा दो, आ जाएगा, हैंड्स प्रूफ लिख देना, कोलिनियरिटी की पूरी कहानी लगा देना, सीधा सामने आंसर यही आएगा। इससे ज़्यादा और हिंट मैं नहीं दे सकता।
और आज के लिए इतना काफ़ी है। एक छोटा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बोल दिया कि चुपचाप m1 इक्वल्स टू m2 कर देना, कोलिनियरिटी की कहानी प्रूफ हो गया आ जाएगा। इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का एंगल। सिद्धांशु तुमको पता है कैसे सॉल्व करते हैं इसको? कोई फार्मूला मेथड कुछ है? अब ये सब पूछना मत कि भैया सॉल्व कर रहे हैं, ये सब डेरिवेशन करके लाएंगे क्या। डेरिवेशन वगैरह तुम ढूंढते रहना, देखते रहना, एकदम की दो पॉइंट लेके चले जो तुम्हारा काम की चीज़ है। हालांकि डेरिवेशन इसका हो है एनसीईआरटी में, तुम लोग देख लेना। फिर मैं इसका डायरेक्ट आंसर फार्मूला लिखता हूँ यहाँ से कैसे निकालते हैं। व्हेन एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहाँ देख लो दो लाइंस कट किया हुआ है, उसके बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू एम पता है सर, m1 प्लस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब कोई पूछेगा सर इसका डेरिवेशन, मेरे बड़े भाई बोल दिया एनसीईआरटी में गिवन है, जाके देख लेना। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो, एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, जाके देख लेना। सॉरी यहाँ माइनस हो गया, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ कंडीशन लिख लेना कि भैया यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, ये सब कॉमन चीज़ें तुमको पता होना चाहिए। m2 ये वाला जो पार्ट है ना, डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। इसको कॉपी करो, डेरिवेशन एनसीईआरटी में है। तो इसी पे एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसा, ये मीनिंग क्या था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। एक सॉल्व करो क्वेश्चन, इसमें छोटा सा है। if the angle between two lines, if the angle between two lines is pi by 4 and slope pi by 4 मुझे एंगल दिया हुआ है और स्लोप भी आई थिंक गिवन है। स्लोप ऑफ one of the lines is 1 by 2, to find the slope of other lines, find the slope of other line। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई बाई 4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1 by 2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। मतलब दूसरी लाइन का स्लोप पता करना है हमको। अब किसको क्या पता है, किस एंगल पर डालें, कौन सा फॉर्मूला हम पुट करें, कैसे निकालें, ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉल्व करो इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने क्या सिर्फ देखा होगा, थोड़े देर पहले मैं बता रहा था, उसी में रखना है इसको। हमको अदर लाइन का स्लोप पता करना है। सुधांशु ये क्वेश्चन तेरे को बन पाएगा क्या तेरे से, बोलो। सुधांशु तेरे से क्वेश्चन ही बन जाएगा, बोल भाई। ओके कोशिश करो। एक पॉइंट और बताएंगे, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। और एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी का, अगर तुम लोग के पास बुक होगी तो भी ठीक है, नहीं होगा तो मैं उसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगा, सॉल्व कर लेना। कल डिस्कस करेंगे उसका। एक पॉइंट और बताएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी 10.1 एक्सरसाइज कि कम से कम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हर किसी को बनाना होगा। मैं फोटो खींच के भेज दूंगा जिसके पास बुक नहीं होगा। केमिस्ट्री का आज तुम लोग का 10 क्वेश्चन का डीपीपी अभी तो थोड़ी देर में दे रहा हूँ, आ गया मेरे पास। सर ने 10 क्वेश्चन का डीपीपी मुझे बना के सेंड किया। शायद मोल कंसेप्ट का है सारे क्वेश्चंस। आज उनका क्लास नहीं है, किसी वजह से कहीं है नहीं हो, इसलिए बोले कि सर आज आप एक ही क्लास रखवा लीजिए
हाँ वैसे भी कल संडे है। सुधांशु, वैसे बहुत लोग हो नहीं, मुझे एक बार डिक्लेयर कर देना ग्रुप में कि कंप्यूटर का क्लास कल संडे को करना है कि नहीं करना है, ताकि वैसे मैं सर को गाइड करूंगा कि सर आप कंप्यूटर का क्लास 11th वाले बच्चे इतना है उनका इस टाइमिंग पर 1 घंटा अपना जो भी है ले लीजिए, क्योंकि अभी मेजर लोग हो नहीं, बहुत कम लोग हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग को वहाँ दिखा दिया जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई साहब। कैसे? फॉर्मूला सेम वही रहेगा, एंगल गिवन है, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू, वही चीज है यार, tan थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा ये मॉड में लगा के रखना, ये भी यहाँ मॉड में रहेगा, क्योंकि ताकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए, थीटा हमेशा पॉजिटिव होती में रखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट सॉल्व करो, कितना डिग्री दिया है? tan π/4 का मतलब कितना होता है? 45, पता है क्या? करके देखो, 180 में 4 से डिवाइड करोगे 45 आएगा। और मान के चलो अपने को m1 पता है, m2 माइनस 1/2 1 प्लस 1 इंटू, अब यहाँ से बच्चा समझदार होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इक्वल्स टू, बहुत सॉलिड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये तेरा हो जाएगा भैया m1/2। यहाँ से जो लोग को नहीं आया होगा आसान तरीके से सॉल्व करो, आंसर पाए जाओगे m2। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसी में रखना था, वैल्यू आ गया। नेक्स्ट इसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ इसको, जिन बच्चे ने नहीं किया यहाँ के बाद सॉल्व कर लेगा उसको, अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आती है तो। चलो नेक्स्ट कोलिनियर, ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा आज का, कि हाउ टू फाइंड इट, कि m1 m2 अगर पता होगा तो कैसे पता करें कि वो कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इसको रफ करते हुए बता रहे हैं। आज स्ट्रेट लाइन का स्लोप का पार्ट जो भी था ऑलमोस्ट मैं कोशिश किया हूँ कि फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल एनसीईआरटी, एकेडमिक का मतलब कि टोटल आपकी एक एक लाइन एनसीईआरटी का चलाएंगे, ठीक है? तो एनसीईआरटी में ये पॉइंट जितने भी, एक भी पॉइंट मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, सारे पॉइंट को एकदम ध्यान से पढ़ के और देख के चलो, इसलिए बुक को सामने रखा हूँ मैं, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। कोलिनियरिटी, और एक जो जहाँ जहाँ मुझे क्वेश्चन दिख रहा है कि बताना चाहिए वो बता भी रहे हैं साथ में। क्या लिखा हुआ है? कोलिनियर, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, ये अपना हेडिंग है, लास्ट टॉपिक है आज का, और इस पे क्वेश्चन करा लेंगे कैसा होता है कैसे क्या नहीं होता है। अच्छा कोलिनियर, कोलिनियर तो बहुत दिन से लोग चल रहे हैं, किसी को पता है कोलिनियर का मतलब क्या होता है? मेरे को 3 पॉइंट पता है सर, P1 P2 P3, ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ जाए ना तो उसी को क्या बोलते हैं? कोलिनियर। सर शायद सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है जरा बताना। एक बात बताओ, ये पॉइंट हमको पता होगा, ये भी पॉइंट पता होगा, और आई थिंक ये भी पॉइंट पता होगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ का एक स्लोप हो जाएगा अपना m1, छोटा छोटा में हो जाएगा नहीं बड़ा वाला m1, छोटा छोटा वाला m1, और ये हो जाएगा तुम्हारा m2। शायद तुम 10th में लाइन की कहानी सुना होगा, कोलिनियर लाइन की, तो क्या होता है? ए बी सी, ए से बी का डिस्टेंस d, ए से बी का डिस्टेंस d1 और बी से सी का डिस्टेंस b2, तो क्या होता है? d1 इक्वल्स टू d1 प्लस d2। ये होता है कि जब मुझे पता करना हो कि ये 3 पॉइंट जब गिवन हो तो कोलिनियरिटी कैसे पता करते हैं, अकॉर्डिंग टू 10th शायद ये चलता है, जानते हो क्या कि 10th में ऐसे पता करते हैं। वही चीज जब 11th में आया तो वहां अब डिस्टेंस ना बोलकर क्या बोला कि m1 m2 हमको पता होगा, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी बंदे के दिमाग में आ रहा है तो बता सकता है, कैसे बताओगे कोलिनियरिटी? सुधांशु बताओ, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ
हाँ ये भी है, ये भी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपका 0 हो जाएगा तब भी होगा कोलिनियर। और एक कंसेप्ट ये भी होता है कि टोटल डिस्टेंस और छोटे छोटे पार्ट का डिस्टेंस अगर इक्वल हो जोड़ने पे तो भी वो कोलिनियर हो जाएगा। ये 10th के हिसाब से। अब बताओ यहाँ स्लोप पता होगा तो कैसे करोगे? जब स्लोप पता होगा तो कैसे करोगे? तो यहाँ कुछ नहीं चलता है, यहाँ सिंपली ये चलेगा क्या, m1 इक्वल्स टू m2। अगर m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा मतलब यहाँ करने का मतलब ये टुकड़े का सिंपल P1 से लेकर P1 P1 और P2 इक्वल्स टू P2 P1 P3 होगा तो समझ लो कि इसका स्लोप इक्वल हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगी तुम्हारी, कोलिनियर हो जाएगा। मतलब तीनों पॉइंट वो कोलिनियर पे है। और शायद इससे पहले मैं एक और भी चीज़ बताया था कि जब, अच्छा वो तो अलग चीज़ था, वो अलग चीज़ ये था कि तुम बोलोगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये L1 है, ये L2 है और ये M1 है, ये M2 है, वहाँ भी यही शायद चीज़ बोले थे आप, ये दोनों इक्वल होगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो सर वो लाइन से ये पॉइंट है, थोड़ा केयरफुली से सुनना। इसलिए मुझे पता था कि तुम ये बोलोगे। थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि जब M1 इंटू M2 इक्वल होगा तो पैरेलल होगा। तो साहब ये लाइन है, ये पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि जब 3 पॉइंट लिखा भी है, 3 पॉइंट्स P1 P2 P3 गिवन होगा तो उसके लिए कब होगा कोलिनियर, तो ये होगा कि M1 इंटू M2 मतलब इसका स्लोप दोनों के बीच का, इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। और यहाँ लाइन है, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, छापो इसको, एक एग्जाम्पल होते हैं सॉल्व करो। छापने के बाद एक क्वेश्चन है सॉल्व करना। सॉल्व हो गया ये, मतलब ये कॉपी कर लिए, चलो सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम इस पे इसके बेस करते हैं। चलो भाई साहब देखो, क्वेश्चन दिया हुआ आपने को 3 पॉइंट्स पता है, एग्जांपल है 3 पॉइंट पता है, कौन कौन सा देखो पॉइंट अपने को पता, P H का के एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट Q x1 y1 एंड आपका R गिवन है x2 y2। लाई ऑन अ लाइन, लाई ऑन अ लाइन, लाई ऑन अ लाइन, सो दैट का मतलब प्रूफ करना आपने को क्या चीज, h माइनस x1 y2 माइनस y1 इक्वल्स टू k माइनस y1 इंटू x माइनस x2 माइनस x1, ये प्रूफ करना सर। चलिए अब ये कैसे प्रूफ करके लाएंगे, अब इसको सॉल्व करने का और पता चलेगा। 3 पॉइंट पता आपने को, P है, H कमा के, Q है, X कमा Y एंड R है तुम्हारा ये x2 कमा y2, लाई ऑन ए लाइन, एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट है। तो प्रूफ कीजिए h माइनस x1 y2 माइनस y1 इक्वल्स टू k माइनस y1 ब्रैकेट में x2 माइनस x1। इसको सॉल्व, इसको प्रूफ करो। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम आज का क्लास यही रोक लेंगे और एक्सरसाइज 10.1 अब कर सकते हैं हम लोग, होमवर्क में रहेगा, डीपीपी के तौर पर समझ लो इसको। और तुम उसके जितने भी डाउट्स होंगे वो कल डिस्कस करेंगे हम लोग। कल बोले तो मंडे तो छुट्टी रहेगी क्योंकि इधर 26 का इलेक्शन है, सीधा मंगलवार को। कल मुझे बस एक लड़का कोई मैसेज करेगा कि हम लोग को कंप्यूटर का क्लास करना है, वो इंट्रो देंगे, क्या देंगे, कैसे समझाएंगे क्लास में, क्योंकि आज मुझे उसको मॉर्निंग में कॉल किए कि क्या सर कंप्यूटर का क्लास लेना है नहीं लेना है, तो हम बताएंगे सर बच्चों के अकॉर्डिंग बता देंगे। तो तुम लोग जैसा बोलोगे उस हिसाब से टाइमिंग होगा। और टाइम टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हारा टाइम शाम को है, तो जिसमें तुम कंफर्ट जोन में जाना वही बताना।
सुधांशु भाई साहब तेरे को टाइम दिया सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूफ करना है। जब तीनों पॉइंट लाइक करता है एक ही पॉइंट पे, तो कुछ मत करना, एक ही काम करना, नहीं तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। कोलिनियरिटी की कहानी लगा दो, आ जाएगा, हैंस प्रूफ लिख देना। कोलिनियरिटी की पूरी कहानी लगा देना, सीधा सामने आंसर यही आएगा। इससे ज़्यादा और हिंट मैं नहीं दे सकता। और आज के लिए इतना काफ़ी है। एक छोटा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बोल दिया कि चुपचाप m1 इक्वल्स टू m2 कर देना, कोलिनियरिटी की कहानी प्रूफ हो गया आ जाएगा। इसको ऐसे कर लेना, ठीक है।